Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। स्टूडेंट्स, आप सभी के ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 जुलाई 21 के एग्जामिनेशन फॉर बोथ द लेवल्स इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज मैं ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आई हूँ, ये है विथ रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल एज द करंट मंथ लास्ट वीक प्लान। बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें फॉर नवंबर स्टूडेंट्स हम लोग फ्री रिसोर्सेज के नाम पे लेकर के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कहते हैं कि मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी से शुरुआत करवा दो सो दैट नवंबर अटेम्प्ट आते समय या फिर नवंबर अटेम्प्ट आते ही हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाए। सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आपके लिए महासंग्राम रिटर्न्स ये वाले सेशंस लॉन्च किए हैं। एंड हाँ जी स्टूडेंट्स, इस सारे ही सेशंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सेकेंड बच्चों, ये है नेक्स्ट मंथ का सुपर डुपर सेशन। ये आ रहा है रिवीजन सेशन के नाम पे। अगेन ब्रह्मास्त्र बैच इज बैक। अभी जो ब्रह्मास्त्र हम लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट के लिए निकाला था, नवंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए भी अगस्त महीने से मैं ऑडिट के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। अगेन दिस विल बी टेकिंग प्लेस। हमारा तो सेम फंडा है बॉस, जब घड़ी में बजते हैं 8 तब हम पढ़ते हैं ऑडिट का पार्ट। तो जैसे ही महासंग्राम इस पूरे ही जुलाई मंथ चल रहा था, वैसे ही ब्रह्मास्त्र अगस्त पूरे ही मंथ चलने वाला है। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये जो जुलाई अटेम्प्ट के फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट के ऑडिट के पेपर थे, ये भी मैंने डिकोड करके आपको सोल्यूशन आपके साथ सजेस्टेड शेयर किया है। इसकी लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, सो दीज आर द फ्री रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। प्लीज जा करके सेशन को एनरोल और नोटिफाई करा लीजिएगा स्टूडेंट्स, सच दैट वेन एवर आई एम टेकिंग अ लाइव सेशन यू आर वेल नोटिफाइड। एंड दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट जो बच्चे प्लान्ड बैच पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने ऑडिट बहुत पहले रीड कर लिया था, अभी रिविजन करना है, फास्ट ट्रैक मोड पे पढ़ना है, तो आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग वन परफेक्ट प्लान्ड फास्ट ट्रैक बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 28 जुलाई। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है कोड स्टूडेंट्स, ये आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट। एंड ये जो बैच है सिर्फ ऑडिट सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 सारे सब्जेक्ट्स का हो रहा है। एंड यू कैन टेक अप अ सब्सक्रिप्शन फॉर 3 months एंड देयर यू गो, दैट्स इट। इसके अलावा फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अबाउट अ प्लान्ड प्लस बैच। इसके अलावा दिस वॉज द मेजर अनाउंसमेंट कि अगस्त मंथ में फ्री रिसोर्सेज में मतलब 8 बजे के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। सो आई होप दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। अब आप ये सेशन शुरू कीजिए, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज ये चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज ऑडिट ऑफ पीएसयूज। ये जो ऑडिट ऑफ पीएसयूज एज अ चैप्टर है ना, दिस अ वेरी स्मॉल चैप्टर बट इट इज अ शॉर्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स वॉज आई गेस couple of years back, मतलब almost 4 attempts prior, this was added in your RTP as an inclusion. ठीक है, ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों के लिए ही ये जो एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू वाला पार्ट है दैट वाज एडेड इन योर आरटीपी। इट इज नॉट एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किसको बोलते हैं पता है? अमेंडमेंट इज वेयर अमेंडमेंट्स आर ऑफ 2 types. वन, देयर इज एनी काइंड ऑफ चेंज. सेकेंड, देयर इज एनी काइंड ऑफ एडिशन. दिस इज अ काइंड ऑफ एडिशनल अमेंडमेंट विच यू कॉल इट एज। ठीक है, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ इंक्लूजन इन योर सिलेबस। अब मैम ये हमें क्यों बता रहे हो? ये बताने का ये कारण है दैट ये अमेंडमेंट बेसिकली ये एडिशन होने के बाद ICAI ने इसके ऊपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस अब तक पूछे नहीं हैं जितना पूछना चाहिए था आरटीपी बेस्ड, बिकॉज वो कंटिन्यूसली एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी में कंटिन्यूसली आ रहा था। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट आरटीपी में इतना जोरों शोरों से लाइक आ रहा था ये, तो वी फेल्ट कि इट विल बी आस्क्ड इन द अटेम्प्ट, इट विल बी आस्क्ड इन द अटेम्प्ट, बट अब तक पूछा नहीं है। देयर इज हाई लेवल ऑफ चांस दैट ये आपके अटेम्प्ट में पूछ लिया जाए। ठीक है, दे मे टेस्ट दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करें ऑडिट ऑफ पीएसयूज। बोलो श्री अम्बे मात की जय। यस, सो नाउ इन दिस चैप्टर बेसिकली ऑडिट ऑफ पीएसयू इंक्लूड्स व्हाट? ये जो पीएसयू के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पीएसयू इंक्लूड्स व्हाट? सबसे पहले तो लेट मी टेक यू ऑल बैक इनटू योर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के सेक्शन थे 143, 5, 6, 7। कुछ याद आ रहा है?
section number 143, 5, 6, 7, where we talked about supplementary audit, test audit, directions given by CAG, comments which are required to be given by CAG on the audit report. Yes, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट होने वाली हैं. क्यों? क्योंकि when we talk about PSUs in this chapter we are going to include the audit of firstly government departments which are managed railways, postal services, securities, canteens, etc. Second is government company which is the most important part. यहाँ पे मैंने आपको government company के definition में थोड़ा सा amendment भी बताया था. कुछ याद है? superior right shares के बारे में बात की थी हम लोगों ने. What are superior right shares, people? What do we mean by the word superior right shares? बताइए. What are superior right shares? Yes, ये वो क्लास के शेयर्स होते हैं who has the voting power more than the shares. It is yes, one share which can range up to 2 to 10 votes. ठीक है. अगर सुपीरियर राइट शेयर्स है कोई कंपनी के पास तो ये जो 51% हम लोग काउंट करते हैं अंडर सेक्शन 245, ये 51% विल बी ऑफ वोटिंग पावर एंड नॉट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. ठीक है. सो दैट वाज समथिंग विच वाज न्यू एडेड इंक्लूजन. सुपीरियर राइट shares. ठीक है. And the third element of audit is corporations under government. Basically हम बोलते हैं LIC, UTI, Unit Trust of India, life insurance. Now ये सारा चीज is also included as PSU. तो ये वाले chapter में what are the 3 important audits which we are going to see? The very first is the government departments, the second is government companies and the third is corporations. यहाँ पे ना और एक चीज आती है बच्चों. when you talk about government audit, there is also something called as government ministries. Government ministries. ये जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वाला पार्ट है ना, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वाले पार्ट में भी व्हेन यू टॉक अबाउट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंटल ऑडिट्स बेसिकली जहाँ पे हम लोग कहे, या फिर ये यहाँ पे तो डिपार्टमेंट में आपके टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर भवन, GST डिपार्टमेंट, ये सारे ऑडिट भी PSU के अंदर ही आते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट? मीन्स इसमें 3 मेजर एलिमेंट्स हैं. द वे इन कंपनीज वी हैड मैनेजमेंट, ऑडिटर एंड शेयर होल्डर्स, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है. जैसे कि वो कहता है पार्टीज में कौन कौन है. एक तो है ऑडिटर, एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी. रिस्पॉन्सिबल पार्टी के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख करके रखो मैनेजमेंट, सिर्फ समझने के लिए लिखना मैनेजमेंट. बट कभी भी PSU का आंसर आया है तो इसको आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी के नाम पे ही लिखेंगे, मैनेजमेंट के नाम से नहीं लिखेंगे. ठीक है. इट इज जस्ट इन ऑर्डर टू रिलेट के रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, मैनेजमेंट है, हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल्स, एंड द इंटेंडेड यूजर्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख करके रखिए शेयर होल्डर्स. समझा है? पक्का. सो बेसिक एलिमेंट ऑफ PSU, सबसे पहला है पार्टीज. कितनी पार्टीज है? 3 पार्टीज हैं, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज एंड इंटेंडेड यूजर्स. मैम हु आर रिस्पॉन्सिबल पार्टी? ये लोग है मैनेजमेंट, द इनसाइडर पीपल, जिन लोगों का काम होता है, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. दूसरा है मैटर्स. ये मैटर्स में क्या है? ये मैटर्स में 2 चीजें हैं, एक है सब्जेक्ट मैटर और दूसरा है क्राइटेरिया. देखिए, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है. और लास्ट वाला पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. समझो क्या बोलता है. मैटर का मतलब, आई टेल यू वन थिंग. सी, वेन एवर यू ट्राई ऑडिटिंग एनी एलिमेंट, यू ट्राई चेकिंग इट एज पर AFRF. यस और नो? सिंस बिगनिंग स्टैंडर्ड्स पे हम लोग ने यही बात पे जोर दिया है कि यू नीड टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF और नॉट. You need to check whether the financial statements are prepared as per AFRF or not. हाँ कि नहीं? In the similar manner, AFRF को हम कहेंगे criteria. So यहाँ पे पढ़ते हैं subject matter. This refers to the information, condition or activity that is measured or evaluated against the criteria. Against the criteria का मतलब क्या? कैसा होना चाहिए ना. What is criteria? These are the benchmarks used to evaluate the subject matter. मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर इससे अलग है तो बॉस ये गलत है.
subject matter information. What is subject matter information? This is output, whether the financial statements are as per AFRF or not. This is subject matter information. वैसे ही जहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस कैसे होने चाहिए, यू विल से कि मैम जो भी खर्चा करें वो प्रोप्राइटी कंसेप्ट के हिसाब से करें. It should be wise enough. It should not happen that the kharcha, the expenses are overdone. Yes. So what is this? Subject matter क्या है? Expenses. Criteria क्या है? Propriety. अगर आपने खर्चा करते समय प्रोप्राइटी को अधेर किया है, my subject matter information will be the expenses are up to the mark. Understood? पक्का? So क्या पढ़ा? बेसिक एलिमेंट में पहला पार्ट पार्टीज, बेसिक एलिमेंट में दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट मैटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर्स, एंड द थर्ड एलिमेंट इज टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, कि भैया क्यों अपॉइंट किया गया है आपको. सी फर्स्ट इज डायरेक्ट असिस्टेंस. बेसिकली यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट. व्हाट इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट? अटेस्टेशन एंगेजमेंट का मतलब होता है आप आओ रिपोर्टिंग दे करके जाओ, दैट इज अटेस्टेशन. वेरिन मैनेजमेंट ने सब्जेक्ट मैटर को एज पर क्राइटेरिया बना लिया है, आप उसको चेक करो एंड रिपोर्ट दे करके जाओ. नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. व्हाट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट? देखो, इन दिस द ऑडिटर मेजर्स एंड इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हैं, समझो क्या. फर्स्ट इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट, सेकेंड इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. अटेस्टेशन एंगेजमेंट में ये देखो, अटेस्टेशन एंगेजमेंट में द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट मेजर्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, presents the subject matter information on which the auditor gathers evidences and provides reasonable assurance for expressing the conclusion. It is as good as audit कि मैनेजमेंट ने सब कुछ तैयार करके रखा है, आप जा रहे हो उसको चेक कर रहे हो और ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो. यस, दैट इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट. डायरेक्ट रिपोर्टिंग क्या है? डायरेक्ट रिपोर्टिंग में ऑडिटर खुद मेजर करता है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया. मैम ये कैसे पॉसिबल है? कंपाइलेशन सर्विसेज, द वर्ड वी कॉल इट एज रिलेटेड सर्विसेज, जहाँ पे आप खुद जा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हो कि हाउ द सब्जेक्ट मैटर शुड बी. समझ में आता है? पक्का? श्योर? इजी? सो क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक पढ़ा है 3 बेसिक एलिमेंट्स, पार्टीज, मैटर्स एंड अटेस्टेशन. Next, principle used for PSU audit. Basically, there are certain general principle. There are principle related to audit process. बहुत ही easy. Once we have completed the standards, this is very easy. सबसे पहला क्या बोलता है? बोलता है general principle में evaluate audit risk, audit team members का management, being alert, that is skepticism, exercising judgment, due care, quality control, communication, documentation, ethics, independence, materiality. These are the general principle governing. जहाँ पे हम लोगों ने ethical principle, ethical requirement के बारे में बात की थी, almost यही सारी बात की थी. बस that is only the point of general principles. दूसरा है principle related to audit process. अब देखो, audit process में हमेशा 3 steps आते हैं, planning, execution, reporting. Repeat, process में हमेशा 3 steps आते हैं, planning, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग. प्लानिंग में क्या चीज़ आएगा? प्लानिंग में द वे वी ट्राई डिजाइनिंग द स्ट्रैटेजीज, द वे वी ट्राई डिजाइनिंग द स्कोप, ये सारा चीज़ प्लानिंग में आ जाएगा. मेक सेंस? पक्का? नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन, परफॉर्म प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन SAAE एंड फाइनली यू कंक्लूड योर रिपोर्ट. डन डन डन. इजी. नेक्स्ट, power of CAG in case of government companies. This was what I was trying to recollect in the initial, in the first part. Starting में ही मैंने आपको ये चीज़ याद करवाई थी. 143,567, 143,567. इसके बाद 139, 5 and 7. ये क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी. तो ये सारे हैं राइट्स ऑफ
CAG in case of government company? People, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है. What are the rights of CAG with respect to government company? You need to write the provisions of 143, 567 and 139, 5 and 7. 139, 5 and 7 as in the appointment of first auditor and subsequent auditor for government companies. ठीक है. Next, this is again important. Audit conducted by CAG. जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो किस प्रकार का ऑडिट करता है, करवाता है, वगैरह वगैरह. सबसे पहला कहता है फाइनेंशियल ऑडिट. सबसे पहला कहता है फाइनेंशियल ऑडिट. व्हाट इज फाइनेंशियल ऑडिट? वेयर CAG expresses opinion on the financial statements, stating whether the financial statements which are prepared they are as per AFRF or not, and they are free from risk of material misstatement due to fraud or error. Next is compliance audit. What is compliance audit? Compliance audit is also known as audit against rule and order. Compliance audit is also known as audit against rule and order. So audit against rules and order का मतलब होता है wherein you are checking the regularity, the propriety, wherein you are checking कि कंपनी compliance follow कर रही है कि नहीं, be it government company, be it PSUs, be it any other government corporations. ठीक है. So that is also known as audit against rules and order. Mark it as MCQ question. ठीक है. Compliance audit is also known as audit against rules and order. परफॉर्मेंस ऑडिट. अब नाउ वेट, व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑडिट? यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं फिर पढ़ते हैं. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड दैट इफ इट ऑल यू आर गोइंग टू एनी गवर्नमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे तो बहुत टाइम लगना है यार. इट विल टेक टाइम. अरे 2 आवर्स उनका लंच ब्रेक चलता है. 5 बजे तो लोग रेडी होकर के निकल जाते हैं घर के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड दिस? सी, आई एम नॉट टेलिंग दिस इज नॉट अ पर्सनल ओपिनियन. If at all you have come across any kind of such experiences या फिर heard from, ऐसा कभी हुआ? Yeah? Yes or no? If no, then very good. If yes, that is because of performance audit. Now I'll tell you what is performance audit. Performance audit is focusing on the performance assessment. द परफॉर्मेंस असेसमेंट. ऑल इन ऑल हम यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं कि क्या ये जो ऑडिट हो रहा है वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली रन कर रहा है या नहीं. जो भी काम हो रहा है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली रन कर रहे हैं या नहीं. समझ में आया? पक्का? शॉर्ट कोई डाउट्स? अब देखो, इट इज एन ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस फॉर द पर्पस of providing an independent assessment of performance of government organization program activities function in order to provide information to improve the public accountability. Who is responsible? किसने ये काम किया, effectively हो रहा है, नहीं हो रहा है, and facilitate the decision making by parties with responsibilities to oversee or initiate the corrective actions. समझता है? पक्का? So all in all, we are trying to manage your operations. We are here to check whether the operations are running in E3 manner. What is E3? Economy. Effectively, efficiently and in an economic manner. ठीक है? So performance audit कभी भी आया ना, E3 लिख करके आने का. ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं. Planning of performance audit. How will you plan a performance audit? This is a multiple times past exam question. सबसे पहला, understand the entity. Second, define the objective, scope. Determine the audit criteria. Now wait, what is audit criteria? What is criteria? मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था. It is a benchmark.
कि आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए। वैसे ही ऑपरेशनल क्राइटेरिया, आपको ये काम किस हिसाब से होना चाहिए ऐसा लगता है। सो क्राइटेरिया के आगे लिख दीजिए बेंचमार्क्स। नेक्स्ट, डिसाइडिंग ऑन ऑडिट अप्रोचेस, डेवलपिंग क्वेश्चंस, assessing the audit skills, outside expertise if required, prepare audit design matrix ADM। ADM पे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजाइन ADM। व्हाट इज ADM? दिस इज ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। ऑल इन ऑल वी हैव अ काइंड ऑफ चेकलिस्ट। हम लोग लिखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अगेंस्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एविडेंसेस क्या मिला है, डेटा कलेक्शन एनालिसिस का मेथड हम लोगों ने क्या यूज किया है, and finally based on this audit design matrix we will be drawing our conclusions. Last, establishing the timetable, resources and information of audit program to the audit entities। basically हमारा जो assessment से information हमको मिला है ये हमको दे देना है, ब्रैकेट में लिखो रिपोर्टिंग। and what are the elements of performance audit? it is E3। मैंने अभी अभी आपको बताया E3, efficiency, effectiveness and economy। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट पढ़ेंगे। अब तक के लिए कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज? यस, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट? इकोनॉमिक। देखो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब होता है वेयर कम पैसों पे, वेर इन विथ द very low input you are able to achieve the maximum level of output। basically efficiency में भी यही कहने वाली हूँ, but economy more or less relates to your economical cost, जहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं with least cost you are able to achieve maximum output, that is economy। next is efficiency। what is efficiency? here the target is to maximize output, not the target is to reduce the input but to maximize output, जिसको हम लोग कहते हैं ना optimum utilization of resources। optimum utilization of resources। so all in all what kind of practices या फिर what kind of questions are required या फिर what kind of steps are required in order to check the efficiency? हम कहेंगे procurement practices, that how company is buying the inputs from where, maintaining, protecting the resources, optimum utilization of resources। why? because we want from the same resources we are able to generate maximum output। best operating processes, objectives are met cost effectively, programs are managed, regulated and executed efficiently। all in all these kinds of questions I have to address back of the mind and I have to gather sufficient and appropriate audit evidences with respect to the efficiency of this PSU। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस इज द टारगेटेड आउटपुट। अगर हमें लगता है कि कमॉन 10 इनपुट से 100 आउटपुट मिलने चाहिए, अगर उतना मिला है तो इट इज इफेक्टिव। इट इज द वे इट वॉज टारगेटेड, इट इज अचीविंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट विथ इंटेंडेड क्वालिटीज। बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि नंबर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना उतना ही आ रहा है। कॉस्टिंग में शायद आपने ये सारी चीज़ पढ़ी होगी, जस्ट इन टाइम, 6 सिग्मा कंसेप्ट, विदाउट एनी डिफेक्ट्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। यस, सो ऑल इन ऑल दैट इज समथिंग विच यू नीड टू वेरीफाई। कूल। हाउ टू असेस इफेक्टिवनेस? यू नीड टू वेरीफाई ऑब्जेक्टिव्स आर विदिन द लीगल फ्रेम। इट इज नॉट फ्रेम आर है ये, प्लीज मेक अ चेंज। फ्रेम, प्रोग्राम सेट टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट। देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हो तो वील बी टॉकिंग अबाउट डिजायर्ड टारगेट, जितना सोचा था उतना आउटपुट आया है कि नहीं, डिजायर्ड, एक्सपेक्टेड, बजटेड। ठीक है, दैट इज इफेक्टिवनेस। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन विद द लोएस्ट इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज वेयर यू रिलेट दैट टू इकोनॉमिकल कॉस्ट। ठीक है, हाँ। फैक्टर्स इनहिबिटिंग सैटिस्फैक्टरी गोल्स, effectiveness of individual program and their components। समझता है? पक्का? चलो, आई एम गिविंग यू अ मिनट्स टाइम
Kindly go through all these things, efficiency, economy and effectiveness. Meanwhile I'll take up this question for you all, and ये question अभी के अभी solve करते हैं. आप एक बार ये question read कीजिए. Factors, goals to be considered while planning performance audit. सोचिए इसमें क्या आंसर लिख पाएंगे, एंड आई विल शो यू द आरटीपी एज वेल. ठीक है, सोचो व्हाट आंसर विल यू राइट, विच फैक्टर्स यू शुड कंसिडर, व्हाट आर द गोल्स, क्या करेंगे ये सोचिए. तब तक आई जस्ट टेक डाउन दैट क्वेश्चन. या सो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट में ये वाले पॉइंट्स हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंटिटी, दीज आर द स्टेप्स. परफॉर्मेंस ऑडिट में ये असेसमेंट, ये फंक्शनिंग, दीज आर द प्लानिंग. दे आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट while planning performance audit. So what are the answer? The factor, goals to be considered while planning. So what are the factors and goals to be considered? I need to understand कि क्या कंपनी अच्छे से, मतलब पहले तो कंपनी का डिजाइनिंग अंडरस्टैंडिंग, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिखे, उसके बाद यू ट्राई एक्सप्लेनिंग E3 टू इट. सो ऐसे करके तुम्हारा 4 मार्क का आंसर रेडी होगा. स्टार्टिंग में यू नीड टू फाइनलाइज द स्टेप्स via which you need to via which you need to plan the performance audit, and उसके बाद the focus areas will be E3, effectiveness, efficiencies and economy. ठीक है. So frankly speaking, this is not there on ICAI का site. RTP 17 is not there currently, but this is RTP का question. इसके साथ साथ मैं आपको और एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ. Yes, this is the next question which I want you all to solve. The CAG assists the legislature in reviewing the performance of PSU. He conducts a efficiency cum performance audit other than the field which are already covered either by internal or individual concerns or by professional auditor. He locates the area of weaknesses and extravagance for management's information. Explain stating clearly the issues to be examined in comprehensive audit. यस, टेल मी. ये क्वेश्चन से ना तुमको एक नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, हमें कैसे आंसर करना है. गुमराह कर रहा है परफॉर्मेंस के बारे में, पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में. कुछ पता चल रहा है? दिस इज नवंबर 18 क्वेश्चन. ठीक है, देखो, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस. एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस मतलब क्या? परफॉर्मेंस खाली सिंगल एलिमेंट नहीं है. मैं ये परफॉर्मेंस ऑडिट इसके साथ साथ कोई दूसरा टाइप ऑफ ऑडिट भी कर सकती हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल्स अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस, जैसे कि आई एम सीइंग द ओवरऑल ग्रूमिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये हो रहा है, दैट मीन्स माई फोकस इज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. माई फोकस इज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. ये क्वेश्चन से इतना समझ में आना चाहिए कि परफॉर्मेंस ऑडिट इज नॉट द ओनली वन. परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ साथ व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन अदर एलिमेंट्स, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एंड वो है जस्ट इसके जस्ट आपके E3 के नीचे. पॉइंट नंबर डी देखो, पॉइंट नंबर डी. मैम तो यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस पढ़ाया, कॉम्प्रिहेंसिव का क्वेश्चन क्यों पूछा? समझो, इसके लिए मैंने पढ़ाया परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस में जो एलिमेंट है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सेम एलिमेंट आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में भी आने वाले हैं. इट शुड नॉट लुक लाइक कि कंसेप्ट रिलेट करके रिपीट हुआ है. नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए आप कंपनी के ओवरऑल ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, wherein you are checking efficiency, effectiveness, the overall performance and every aspect. यहाँ पे आपको ना एक क्वेश्चन नीचे पढ़ाने वाली हूँ मैं, areas covered and issues examined. In that question you will be able to see कि कितने ज़्यादा areas you try covering and कितने ज़्यादा issues are there which you try addressing. That means performance is a narrow concept, comprehensive audit is a broader concept. कभी भी आपको PSU का क्वेश्चन आया, दीज आर द ओनली कंसेप्ट जिसमें अगर आप देखोगे मैक्सिमम पास्ट एग्जाम क्वेश्चन RTP क्वेश्चन है. नॉट टू कंफ्यूज योर सेल्फ. परफॉर्मेंस ऑडिट इज E3. प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट में स्टेप्स लिखेंगे, E3 लिखेंगे. कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में एरियाज एग्जामिन, इश्यूज एग्जामिन, ये लिखेंगे.
एरियाज कवर्ड, इश्यूज एग्जामिन। मेक सेंस? क्लियरली आपको लास्ट लाइन रीड करना, पूछ क्या रहा है, आगे कुछ भी मतलब स्टोरी बना करके भेजेंगे, परफॉर्मेंस कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। लास्ट लाइन विल क्लियरली डिपिक्ट, या लास्ट लाइन विल क्लियरली डिपिक्ट कि क्या क्वेश्चन है। समझा? पक्का? श्योर? ठीक है। सो देखो, एक्सप्लेन क्लियरली स्टेटिंग द इश्यूज एग्जामिन्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। अगर मैं सिर्फ यहां तक पढ़ करके आंसर को फ्रेम करती ना, तो माई आंसर विल समवेयर फॉल इन परफॉर्मेंस ऑडिट ओनली। क्यों? क्योंकि तब तक मैंने आंसर को डिजाइन कर लिया होता ना, परफॉर्मेंस ऑडिट का क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ऑडिट का क्वेश्चन है, तो E3 वगैरह कुछ तो लिखना पड़ेगा, बट वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पे। समझा है? पक्का? बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में, छोटे छोटे चैप्टर्स में यही चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन इट टॉक्स अबाउट कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, कारो और स्टैंडर्ड, you will very well be able to locate which standard, which section, which provision, which clause they are talking about. But in these small chapters they actually play around with words. वो googly खेलते हैं just with wordings. ऊपर कुछ और स्टोरी बताएंगे, लास्ट में कुछ और क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेक श्योर यू आर टारगेटिंग, यू आर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड। चलो, कमिंग बैक, यस, so what is comprehensive audit? It involves assessing efficiency and effectiveness of PSU. ठीक है, not to confuse yourself, ये performance नहीं है, this is more beyond that. Discuss some of the areas covered or issues examined in the comprehensive audit. ये अभी मैंने आपको बताया, नवंबर RTP ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन था, करंट जस्ट अभी मैंने आपको बताया वो यही था। एरियाज कवर्ड में क्या क्या चीज़ें आएगी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, उसका मैनेजमेंट, डेलीगेशंस ऑफ पावर्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS कहते हैं जिसे, ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हम लोग कहते हैं दिस इज द नॉर्मल कैपेसिटी बट यूटिलाइजेशन इज जस्ट 70% ऑफ द कैपेसिटी। ठीक है, सो दैट इज हम लोग बोलते हैं दिस इज अंडर यूटिलाइज्ड, वेयर कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, कंपनी इज नॉट प्रोड्यूसिंग दैट। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल्स, मैनेजमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट्स, cost, price, budget, internal controls, etc. So what are the areas covered? These are the areas covered. What are the issues examined? कहाँ problems को examine करते हैं? सबसे पहला we start with cost, ठीक है, capital, production, rate of return, project formulation, cost controls. What is cost controls? हम लोग कहते हैं ना cost optimization, wherein we are trying to find out, figure out कि कहाँ पे redundant cost है, we try to curb that cost off. हम लोग वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। इन्वेंट्री, R&D, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, प्लानिंग, वेस्टेजेस कितना हो रहा है। बाहर सेम इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज है, दूसरी फर्म्स हैं, उनको नॉर्मल लॉस के नाम पे हो रहा है 2%, हमको लॉस के नाम पे ये नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल लॉस के नाम पे हो रहा है 12%। हम लोग बोलेंगे ये क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाट इज रॉन्ग? कोई तो ऑपरेशन गलत होगा, कोई मशीनरी गलत होगी, कोई रॉ मटेरियल गलत यूज कर रहे हो आप, लेबर्स को स्किल नहीं किया है। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग चेक्ड हियर इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। समझ में आता है? पक्का? श्योर। And I'll tell you fairly, like one of our relative is in civil engineer field. Being civil engineer now, I really know inside out of the tenders which are passed. You know, whenever you see there are huge, many, multiple potholes on the road when you travel. Okay? No offenses to any government, no offenses to any person so involved. Frankly speaking, this is somewhere there in the system. Say for example, you are a civil engineer, you want to take up the contract कि मैं बनाता हूँ रोड, ठीक है। अब रोड बनाने के लिए जितना भी बिडिंग पे आपका कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपका टेंडर पास किया जाता है, उसका सर्टन परसेंटेज इज गिवन टू दैट लोकल अथॉरिटी, दैट MLA, वैसा। सो एक सर्टन परसेंटेज, फ्रैंकली स्पीकिंग, बोलता है कि जितना पैसा हमारा टेंडर में से, फॉर एग्जांपल मैंने 3 करोड़ रुपए का टेंडर पास करवाया, 10 करोड़ रुपए का टेंडर पास करवाया, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ रुपए का टेंडर पास करवाया, इसका 40% तो हमारा तो ये टेंडर पास करवाने में ही चला जाता है। पास कर दो ना, एक 1% आई गिव यू, 2% हियर आई गिव यू। मतलब ऐसा है कि आगे बढ़ते बढ़ते जाते जितने भी मंदिर आते हैं तो माथा टेक करके पैसे रखने होते हैं। So this is a shortcoming of the system, and in the
कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट वी ट्राई चेकिंग अप ऑल दोज थिंग. देखो ये प्रोजेक्ट, फॉर्मुलेशन, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मेक सेंस? पक्का? श्योर? Okay, I'll give you one more example. You'll try relating to this. How many of you all have seen the movie Rustam? Rustam Pauri? Yes? देखिए. If yes, then in the very first or second this thing, जहाँ पे वो वेसल वो लोग खरीदने जाते हैं and अक्षय कुमार is totally of the view कि नहीं खरीदना है. He goes out there, he tries checking out that vessel, he marks few areas, जैसे नॉक करता है वो मार्क करता है, गोला करता है कि यार ये तो सड़ गया है. The value India is paying for this vessel is way too high, मत खरीदो इसे. Yes, ऐसा सुना है आपने, ऐसा देखा है? This is where everything is completed या फिर is checked under comprehensive. It is required to be checked. Practicality में कितना चेक होता है? No idea. ठीक है? So this is where it is required to be checked. Next is propriety audit. Propriety audit is a very beautiful concept, multiple times asked question. What is propriety audit? समझिए. Propriety audit का मतलब होता है where you are utilizing funds as if it is your own. आपका खुद का पैसा है, खुद का, जैसे 1 rupee you try, like you think before you spend it. Yes, that is propriety audit. Propriety audit focuses on wise utilization of the money. ठीक है. Here also देखो, propriety audit is not only and only for government audit, but propriety audit is also for companies. देखो, propriety audit covers under companies act. I'll give you the reason why. समझो, when you talk about funds, कंपनी में भी फंड्स होते हैं शेयर होल्डर्स के. यू रिमेंबर इंट्रोडक्शन क्लास? यूटिलाइज करते हैं मैनेजमेंट. जब भी पैसा किसी और का है, यूज कोई और कर रहा है, देयर विल कम अ कंसेप्ट ऑफ प्रोप्राइटी. क्योंकि हम उन लोगों को समझाएंगे कि देख भाई, भले तेरे पॉकेट से पैसा लगा नहीं है, बट यू यूटिलाइज दिस फंड्स एज इफ इट इज योर ओन. इतना समझा? अब सेकेंडली इतना समझिए, इन गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो पैसा है टैक्स पेयर्स का. यस, वी हम लोग जो बकायदा जीएसटी और इनकम टैक्स भरते हैं, यूटिलाइज कर रहा है गवर्नमेंट. एक्चुअली गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. अब इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलेंगे कि देखो यार, खर्चा ऐसा करो कि इट शुड नॉट साउंड एज हाईली वेस्टफुल. It should not happen that the money expended is more than demanded. जितना ये ओकेजन डिमांड कर रहा था, से फॉर एग्जाम्पल इस मेडिकल हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, इसके लिए हमको 3 करोड़ में काम चल जाता, बट आपने तो यार उड़ाया है यार, 6 करोड़ यूज़ कर लिया है. ये गलत हो रहा है. ठीक है? दैट इज प्रोप्राइटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक वर्ड हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट करना है. ठीक है? प्रोप्राइटी स्टैंड्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन टेस्ट ऑफ पब्लिक. मतलब जैसे आम इंसान अपना पैसा पाई इकट्ठा करके यूज करता है, आपको भी उतना ही वैल्यू देना है अपने फंड्स को. नेक्स्ट, प्रोप्राइटी. हाँ, इन पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ conduct. What is commonly accepted custom? I'll tell you. See, at times Mr. A is using 10,000 rupees and he feels के ठीक है ना, 10,000 ही तो किया है. Mr. B he feels अरे यार 10,000 क्यों किया, यहाँ पे तो 7,000 में ही काम चल जाता है यार, you over expended. So what is this? This is propriety is a judgmental, is a subjective concept, but you need to follow the public custom. इतना समझता है? So, आगे मैं आपको ये भी चीज़ बताने वाली हूँ कि प्रोप्राइटी जो है, प्रोप्राइटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. मेरे लिए 10,000 जितना मायने रखता है, बाजू वाले के लिए उससे ज़्यादा हो, दूसरे पर्सन के लिए शायद उससे कम हो. इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. तो मैम हम क्या फॉलो करें? मैं तो करोड़ों रुपए उड़ा करके बोलूँगा हाँ सिर्फ करोड़ ही तो उड़ाया है, इट मे हैपन. तो हम क्या फॉलो करें? वर्ड्स पे ध्यान दो, क्या फॉलो करना है? कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट. MCQ क्वेश्चन. नेक्स्ट, which meets the public interest, commonly accepted custom and standard, particularly applied to professional performance, requirements of law, government regulation and professional codes.
propriety audit actually tries bringing out the cases of three things: improper, avoidable, infructuous expenditure. improper, अवॉइडेबल, इनफ्रक्टस एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो खर्चा जहाँ नहीं होना चाहिए था, जो खर्चा अवॉइड किया जा सकता था, जो खर्चा जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, इनफ्रक्चर्स, नो फ्रूट, even though the expenditure have been incurred in conformity with existing rules and regulation. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉस ये खर्चा एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, एज पर कॉमनली एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड होना चाहिए. फिर सेकेंड, I may avoid such expenses which are also falling under rules and regulations. बोलने जाए तो ये खर्चा लॉ के हिसाब से सही है, बट अभी नहीं किया फिर भी चलता था. ठीक है, सो ऐसे खर्चे को हम लोग को अवॉइड करना है. नेक्स्ट, जो खर्चा सभी एंगल से देखने जाए तो इट इज प्रॉपर, मतलब बकायदा आपने बार्गेन करके खर्चा किया है. दिस खर्चा इज आफ्टर सैंक्शन बट स्टिल इट इज वेस्टफुल. इस खर्चे की जरूरत नहीं थी. ठीक है, कई बार व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, व्हेन यू आर शॉपिंग, आप दो चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ उठा लेते हो. घर पे जा करके योर पेरेंट्स कीप ऑन टेलिंग, इसकी क्या जरूरत थी? यू वेंट फॉर बाइंग योर टी शर्ट्स, राइट? ये एडिशनल इयरिंग्स वगैरह क्यों खरीद ली? इसकी क्या जरूरत थी? दैट इज वेस्टफुल. इवन दो यू हैव परचेज दैट अदर एक्सेसरीज after proper bargaining, but still it is wasteful. Happens. Next, auditors should therefore try to secure reasonable high standard of public financial morality by looking into wisdom, faithfulness and economy of the transaction. Wisdom is wiseness, okay, wherein you are very wise, very precise over utilizing funds. एंड पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी का क्या मतलब है? मैंने अभी बताया, इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म. यू नीड टू सिलेक्ट जो पब्लिकली एक्सेप्टेड है. मेक सेंस? पक्का? चलो, 5 पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड बाय हार्ट. एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टम, ये रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, रेगुलेशन, प्रोफेशनल कोड. नेक्स्ट, टू अवॉइड इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल एंड इनफ्रक्चर्स एक्सपेंडिचर. कोई खर्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर होने के बावजूद वेस्टफुल होते हैं, तो उसको हम लोग को लाइक वी नीड टू टारगेट दोज एक्सपेंसेस. एंड लास्ट, ऑडिटर शुड ऑल्सो चेक लुकिंग इनटू द विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द ट्रांजैक्शन. डन. इजी गोइंग? यस. द नेक्स्ट वन, तो प्रोप्राइटी, जहाँ पे हम लोग कंपनीज एक्ट में बोलने जाए तो वी हैव प्रोप्राइटी इन इंडिपेंडेंसी 143(1) wherein we talk about duty to inquire, wherein we are talking about कोई भी खर्चा, कोई भी लोन should not be against the company, should not be prejudicial to the interest of the company. 143(6)(7) जहाँ पे हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट के बारे में बात करवाया. 148, why 148? Because 148 talks about cost audit and central government may ask the company to prepare, maintain cost audit. एंड शेड्यूल 3 के प्रिपरेशन में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि शेड्यूल 3 अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो शेड्यूल 3 में वो लोग बोलते हैं कोई भी खर्चा विच इज एक्सीडिंग 1% ऑफ द टोटल खर्चा शुड बी हाईलाइटेड ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. यस, बैलेंस शीट, P&L. सो क्या है ये सारी चीज? इट ब्रिंग्स आउट प्रोप्राइटी. इट ब्रिंग्स आउट कि यस, वी आर वाइज अबाउट एक्सपेंडिंग द फंड्स. नेक्स्ट, प्रोप्राइटी कवर्स अंडर कारो 16. वेट, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अब तक पूछा नहीं गया है बट हाई चांसेस कि पूछ लिया जाए. ये मैं आपको बोल रही थी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन प्रोप्राइटी. प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है कि इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म, इट कैन बी अंडरस्टूड, इट इज अ मोरल टर्म. देखो, इट कैन बी अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट मैनर. मेरे लिए आज 10,000 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए शायद नहीं है. आपके लिए शायद जो अमाउंट एकदम ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई थर्ड पर्सन के लिए वो भी नहीं होगा. सो इट इज़ अ मोरल टर्म. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्रोप्राइटी इज. शायद मुझे ऐसा लग रहा है यार क्या खाली फोकट पैसे उड़ा रही है यार ये तो, बट यू फील कि नहीं, दिस इज नीड ऑफ एन आर. That is totally depending upon your need, your circumstances. That is the first problem wherein we cannot fight for, या फिर wherein we cannot state कि यार ये गलत किया है तुमने, because the person will always have a reason for backing up their decision. Next, auditing requires
वेरीफाइबल पोजिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्या, हम लोग कहते हैं ना, हमारे नज़रिए से देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वेरिफिकेशन एक्चुअली रिक्वायर्स उनके नज़रिए से देखना, बट इट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि हमारे पास हमारा नज़रिया है स्टेटिंग के यार फुकट फालतू खर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट, it has inherent element of subjectivity. What is subjectivity? I'll tell you. कोई एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर में जहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस इज द मस्ट, दिस इज अ प्राइम एरिया, दिस इज अ प्राइमरी नीड, इसमें खर्चा करने जैसा, दिस इज सब्जेक्टिविटी। अगर आपको लगता है कि मैम मेडिकल जो सेक्टर है ना वहाँ पे खर्चा करने जैसा है क्योंकि आज ये टाइम पे पैंडेमिक वाले टाइम पे वगैरह वगैरह खर्चा करने जैसा है, आई फील कि नहीं यार ये पैंडेमिक वाले टाइम पे एजुकेशन पे भी करना खर्चा करने जैसा है, सब्जेक्टिव इन नेचर। Next, CAG has developed, now these are the solutions basically. CAG has developed the norm of propriety for expenses of public fund, but it may not apply to the transactions of PSU. जहाँ पे पब्लिक फंड के लिए हम लोगों ने कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए वो PSU के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का काम ही कुछ अलग तरीके से हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या करें, हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं हर PSU अपने, जैसे हम लोग MOA AOA बनाए हैं वैसे ही हर फर्म हर PSU अपने लेवल पे एक मास्टर गाइडलाइन बना दें कि बॉस ऐसा करना है, दिस विल रिड्यूस सब्जेक्टिविटी। आपको एक सोचने का दायरा दे दे कि बस इतना ही होना चाहिए, दिस विल रिड्यूस सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट, ऑडिटर का जजमेंट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव एज फार एज पॉसिबल। दिस इज जस्ट अ सोल्यूशन जितना उन्होंने दिया है कि ठीक है यार, अगर मिस्टर ए ने खर्चा किया तो इतना अलाउड, मिस्टर बी ने खर्चा किया तो इतना अलाउड, ऐसा मत कीजिए। सबके लिए एक यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन रखिए। मेक सेंस? पक्का? श्योर? नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट लीगल फ्रेम ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट इज लीगल फ्रेम? वेट, व्हेन यू टॉक अबाउट लीगल फ्रेम, अभी कब से हम लोग बात कर रहे हैं कैग ये करेगा, कैग ये करेगा, बट अभी कैग आया ही कहाँ से है? पीपल, डू यू ऑल रिमेंबर जब भी मैं आपको गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा रही थी तभी मैं गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट में आपको कैग पढ़ा रही थी, तभी आई टोल्ड यू कैग इज द वन हु इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल नंबर 148 of Constitution. There are 4 articles which is actually designed to focus. The provision contained here are relating to appointment, remuneration, removal, duties, term, age of CAG. ठीक है, so that is the legal frame of auditing by CAG. आर्टिकल नंबर 141 जितने भी आर्टिकल्स है आर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहला 148 क्या कहता है? द कैग शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अंडरलाइन प्रेसिडेंट, द टेन्योर इज 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. Remuneration is equivalent to Supreme Court judge. Removal only on the grounds of proven misbehavior. अगर it is proved कि yes कुछ misbehavior किया हुआ है, only in that circumstance या फिर only because of that reason इनको remove किया जा सकता है. Next, powers and duties. Basically when you talk about powers and duties are given under the Act. Powers, duties, conditions of the Services Act 1971. Ma'am, are we supposed or are we required to by heart this? No, not required. क्योंकि ये power और almost same as 80 to 90% same as कंपनी ऑडिटर्स का पावर. अगर पावर पूछा है तो 143 का आंसर देकर के आने का, बोलने का सेम पावर्स है फॉर कैग. नेक्स्ट 150 कहता है अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट विल बी मेंटेन एज पर द डिस्क्रिप्शन given by the president on advice of CAG. यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे. अकाउंट्स मीन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल्स एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, that is union and state, will be prepared, will be designed, will be described, maintained in a manner which is prescribed by president. and president हमेशा हम लोग कहते हैं ना CG in consultation with RBI, वैसे ही president in consultation with CAG. Last,
The report of CAG shall be submitted to president or governor. The very last point of government audit. जब भी रिपोर्ट आता है गवर्नमेंट ऑडिटर से, गवर्नमेंट ऑडिटर अपना रिपोर्ट देता है कैग को. कैग फॉरवर्ड्स दिस टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर आफ्टर एडिंग ऑन हिज कमेंट्स. यहाँ पे लिखो अलोंग विथ कमेंट्स. along with his comments. Done. पक्का? Sure. Next. Report of CAG, यही वाला पॉइंट. जो रिपोर्ट कैग प्रेसिडेंट या गवर्नर को आगे फॉरवर्ड कर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सबसे पहला, द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट कंसिस्ट of the following: introduction containing the general view, result of the government company, deemed government company and corporations, overall introduction. Second, the results of comprehensive appraisals. What are comprehensive appraisals? अभी comprehensive audit पढ़ा. Appraisals is review. Appraisals is where you appraise, you check, you evaluate, you examine. That is appraisals. Next, रेज्यूम ऑफ द कंपनीज ऑडिटर कि कौन से पर्सन ने इसका ऑडिट किया था एंड वो ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट दिया है. एंड यहाँ पे पीपल, डू यू ऑल रिमेंबर, मैंने कंपनी ऑडिट में गवर्नमेंट ऑडिट वाले सेक्शन में आपको बोला था कैग विल गिव डायरेक्शंस एंड ऑडिटर विल हैव टू इंक्लूड 3 थिंग्स इन हिज रिपोर्ट. DAI याद आ रहा है? डायरेक्शंस, एक्शंस, इम्पैक्ट. नेक्स्ट, कमेंट्स ऑफ कैग, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स. जहाँ पे अप्रेजल्स नहीं किया है, देखो, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग नॉट टेकन फॉर अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड. बेसिकली ऐसे रिजल्ट्स ऐसे वहाँ पे लिख करके रखो. प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे यूनिट्स, ऐसे PSU विच आर नॉट कंसिडर्ड, विच आर नॉट चेक्ड, विच आर नॉट अप्रेज, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, उनका लेवल, उनका स्टैंडर्ड, उनके रिजल्ट्स, वो हम लोग मेंशन करके रखेंगे. तो 5 थिंग्स विच विल हैव टू, विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन बाय कैग व्हेन द रिपोर्ट इज फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट. सॉरी, मेक सेंस? इजी गोइंग? The last point of the chapter is out over here. फिलहाल के लिए बताइए, इतना समझा है? Yes? चलिए लास्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, कमिटीज. अब देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग ये पूरा चैप्टर जो है वो एक पर्सन के इर्द गिर्द घूम रहा है. कैग डायरेक्शंस देगा, कैग एसिमुलेट करेगा इन्फॉर्मेशन, कैग अपना रिपोर्ट बनाएगा, कैग कमेंट्स देगा, कैग ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, कैग प्रोप्राइटी देखेगा. अरे कैग कितना कुछ करेगा, और कौन सी यूनिट्स के लिए? PSU, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, कितना करेगा यार. नाउ इन ऑर्डर टू हेल्प हिम अप वी हैव 3 कमिटीज: पैक, कोपू एंड एस्टिमेशन कमिटी. Public Accounts Committee, PAC, Public Accounts Committee, Committee on Public Undertaking, COPU and Estimation Committee. ठीक है, तो ये 3 कमिटीज हैं हमारे पास जो हमें पढ़नी है. तो क्या करता है पैक? देखो, पैक और कोपू ऑलमोस्ट सेम काम करता है, बट किसके लिए? देखो, कोपू करता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए, पैक करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए. वील स्टडी. It satisfies itself about the authorization, application and reappropriation of funds by government departments. It examines the statement of accounts of autonomous and semi-autonomous body. What is autonomous and semi-autonomous body? या autonomous college, semi-autonomous college, ऐसा सुना है? What is autonomous and semi-autonomous body? Yes, so this autonomous and semi-autonomous का मतलब होता है, autonomous is where they have their own powers to make rules and regulation for their own operation. तो ऐसी जो bodies होती हैं autonomous and semi-autonomous,
इनके बारे में पैक ध्यान रखेगा कि उनका खर्चा, उनके फाइनेंशियल्स, उनके जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे दे आर वेल आफ्टर ऑथोराइजेशन और नॉट. नेक्स्ट इज कोपू. कोपू भी सेम चीज़ करेगा बट किसके लिए? इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट एंड द अकाउंट्स ऑफ reports and accounts of CAG on public undertaking. It also examines the efficiencies of public undertaking. अरे कोपू बोला ना, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में ही इसका ध्यान होगा. एनीथिंग अदर देन पब्लिक अंडरटेकिंग विल बी टारगेटेड बाय पैक. It exercises such other functions vested in PAC and estimation committee as may be collected by the speaker from time to time. मतलब जो चीज़ें एस्टिमेशन कमिटी और पैक कर रहा है वो कोपू करेगा विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स. ठीक है. मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विथ साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, कमर्शियल प्रैक्टिसेस. एस्टिमेशन कमिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी. ये तुम्हारे बजट्स के टाइम पे बहुत काम आता है. It examines the estimation with a view to report that the economy, improvements in organization may be affected. Suggest alternative policies कि ऐसा मत कीजिए, वैसा कर लीजिए. Examines whether the rupees, the fund is well laid out within the limits. मतलब जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं that is laid out are within the limits. And suggest the form of presentation कि how the expenditure should be presented. Make sense? खत्म हो गया. That was a very small chapter of audit of PSUs.